पासवान बीमार तो रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने बेटे चिराग और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। 5 नवंबर 2019 को चिराग को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मगर यहीं से परिवार के भीतर विवाद की नींव पड़ गई। छोटे भाई पशुपति पारस इस फैसले से नाखुश थे। उनका मानना था कि पार्टी पर पहला हक उनका था, क्योंकि जब 2000 में एलजेपी बनी तो उन्होंने संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन पासवान मानते थे कि पारस उनके हमउम्र साथी हैं और अब समय है कि पार्टी की कमान अगली पीढ़ी को सौंप दी जाए। चिराग अध्यक्ष बने तो सबसे पहले पारस को बिहार अध्यक्ष के पद से हटाकर अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को जिम्मेदारी दी। पासवान ये सबको चुपचाप देखते रहे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। 23 अगस्त 2020 को रामविलास पासवान को दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप था, लेकिन तबीयत बिगड़ी, शरीर कमजोर था, दिमाग पूरी तरह सक्रिय था। वे अस्पताल से ही फोन करते, कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होते। इसी बीच चिराग ने एक बड़ा फैसला लिया, एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का। एलजेपी ने नारा दिया कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। उस वक्त रामविलास पासवान वेंटिलेटर पर थे और 8 अक्टूबर साल 2020 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के 1 साल के भीतर ही पार्टी 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी। एक तरफ चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को जीवन भर सहेजा, उनके जाने के कुछ महीनों के भीतर ही वो पार्टी परिवार की लड़ाई में टूट गई। रामविलास पासवान की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे जटिल और दिलचस्प गाथाओं में से एक है। एक ऐसे नेता जिन्होंने दलित समाज की आवाज को बार बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया, संसद हो या सड़क, हाशिए पर खड़े लोगों की चिंता की। लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ आदर्शों तक सीमित नहीं रही। अक्सर उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा गया। एक ऐसा नेता जो सत्ता की नफ्स पहचानने में माहिर था और समय के साथ गठबंधन बदलने में हिचकिचाता नहीं था। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की संसद में तीखी आलोचना की, लेकिन वही पासवान बाद में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखे। 2002 में गुजरात दंगों में विरोध में वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देने वाले पासवान 2014 में मोदी सरकार के मंत्री बने। ये विरोधाभास उनके पूरे करियर में दिखा, लेकिन शायद उनके लिए सिद्धांतों से अधिक रणनीति वाला सवाल था। हो सकता है उनके मन में यह गहरी समझ हो कि सत्ता से बाहर रहकर दलित राजनीति प्रभावी नहीं हो सकती। उनके लिए कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि संघर्ष का औजार थी, एक जरिया जिससे वह पिछड़े और वंचितों के लिए जगह बना सके। रामविलास पासवान ने हमेशा खुद को व्यवहारवादी राजनीतिक के रूप में पेश किया, जो आदर्शों की बात करता है और सत्ता के गणित को भी समझता है। यही वजह है कि करीब 5 दशकों तक राजनीति के प्रासंगिक रहे और एक ऐसा राजनीतिक विरासत छोड़ गए जिसे आज भी कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी रामविलास पासवान की कहानी।